आज हम लोग बात करते हैं एसएससी सीजीएल 2020 के ऑनलाइन फॉर्म के बारे में। जी, एसएससी सीजीएल 2020 का फॉर्म स्टार्ट हो गया है। देखते हैं कुछ डिटेल इसकी। एप्लीकेशन बिगिन 29/12/2020 को ही शुरू हो गया है और जो इसका लास्ट डेट है वो 31/1/2021 है। मतलब 31 जनवरी तक एसएससी सीजीएल का फुल फॉर्म होता है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। तो मतलब स्नातक इसमें होना चाहिए, आपके पास स्नातक डिग्री है तभी ये फॉर्म भर सकते हैं। और एक बात इसमें ये भी है कि लोग ये कहते हैं कि भाई अगर हम अपीयरिंग में हैं तो हम भर सकते हैं कि नहीं। तो अपीयरिंग वाले भी भर सकते हैं, लेकिन अपीयरिंग का मतलब ये है कि आप एग्ज़ाम दे चुके हैं, क्योंकि इसमें साफ साफ नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। आगे हम लोग देखेंगे, बात करेंगे कि 1/1/2021 तक आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। आइए देखते हैं पूरा विज्ञापन। पहले नोटिस देखते हैं, क्या नोटिस है। कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2020 की जो इम्पोर्टेंट डेट पहले हम लोग देखते हैं। डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 29/12/2020 से 31/1/2021 तक फॉर्म भरा जाएगा। लास्ट डेट ऑफ रिसिपिएंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 31/1/2021, 31 जनवरी 2021 को रात को 11:30 बजे तक इसका फॉर्म भरा जाएगा। फीस पेमेंट करने की लास्ट डेट 2/2/2021 11:30 बजे तक। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर जनरेशन ऑफ ऑनलाइन चालान 4 फरवरी 2021 तक। लास्ट डेट फॉर पेमेंट थ्रू चालान ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स ऑफ बैंक 6/2/2021 तक। शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन 29 मई से 7 जून तक होगा। डेट ऑफ टायर सेकेंड एग्जामिनेशन डिस्क्रिप्टिव पेपर टू बी नोटिफाइड लेटर। तो ये पूरी जानकारी सीजीएल एग्जामिनेशन के जो 2020 वाला है उसके बारे में जानकारी थी कि क्या इम्पोर्टेंट डेट्स हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं। ये एसएससी का फॉर्म है, एसएससी ये फॉर्म को करा रहा है और इसमें हम लोग देखते हैं डिटेल ऑफ पोस्ट की एलिजिबिलिटी और कितना पे स्केल है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। कितनी एज होनी चाहिए, पोस्ट का नाम देखते हैं, किस डिपार्टमेंट का है, क्लासिफिकेशन ऑफ पोस्ट क्या है, इसके बारे में हम लोग अब बात करते हैं। तो सबसे पहले ये देखना है कि पे लेवल 8 रुपीज़ 47,600 से 1,51,100 तक आपकी सैलरी मिल सकती है। ये ग्रुप बी मतलब ग्रेड बी की नौकरी है, अच्छी नौकरी है। इसमें जो एज मांगा है वो 30 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। इसमें क्या क्या पोस्ट आते हैं उसको देखते हैं हम लोग। असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, ये ग्रेड बी का है। सैलरी भी अच्छी खासी है इसमें। और देखते हैं लेवल 7 का पे लेवल 7 44,900 से 1,42,400 तक। सोचिए कि आपको ग्रेजुएशन के बाद इतनी ज़्यादा सैलरी मिल रही है तो आप क्यों ना बढ़िया से तैयारी करिए, मौका को गंवाइए नहीं। 2020 का जो ये फॉर्म है ये मई में होने वाला है, मई से जून तक होगा, उसी के बीच में इसका एग्जामिनेशन होगा। मतलब आपके पास 5 महीने पूरे टाइम है पढ़ने के लिए। तो आप 5 महीने में पूरा पढ़ लीजिए, रट जाइए, जिससे कि आपका एग्जामिनेशन क्लियर हो जाए। आइए देखते हैं अगला पॉइंट। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ये भी ग्रुप बी का फॉर्म है। इसमें 20 साल से 30 साल तक एज मांगा हुआ है। चौथा देखते हैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ये आईबी का है, इंटेलिजेंस ब्यूरो का इसमें डिपार्टमेंट है, ये भी ग्रुप बी का है और इसमें 30 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का है, ये ग्रुप बी का है और 20 से 30 साल इसमें एज होनी चाहिए। सोचिए कि आपको ग्रेजुएशन लेवल पे ग्रुप बी का भर्ती का मौका मिल रहा है, उसमें जाने का मौका मिल रहा है, तो क्यों ना आप बढ़िया से तैयारी करें। लोग क्या कहते हैं, रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भरने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, तो भैया उससे बढ़िया है कि ये वाला मेहनत कर लो आप। जितनी आपकी क्षमता होगी उसके अनुसार ही आप कर पाते हैं, लेकिन कोशिश ये करिए जितना आपका क्षमता है मैक्सिमम कैपेसिटी आप लगा दीजिए इस एग्ज़ामिनेशन में,
जिससे कि आपका सिलेक्शन जल्दी से जल्दी हो सके। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ग्रुप बी का है ये भी, और 20 से 30 साल इसमें एज मांगा हुआ है। नेक्स्ट है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, 20 से 30 साल एज। असिस्टेंट के लिए ग्रुप बी का है 18 से 30 साल, ये पूरे के पूरे ग्रुप बी यहाँ तक हैं। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर असिस्टेंट 20 से 30 साल, नॉट एक्सेल 30 ईयर्स। इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, ये सीबीडीटी का है, ग्रुप सी का ये नौकरी है, इसमें भी 30 साल से अधिक एज नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज, इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर, इंस्पेक्टर एग्जामिनर, ये सीबीआईसी का फॉर्म है, डिपार्टमेंट है, ग्रुप बी के भर्ती ये भी है और 30 साल से अधिक एज नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर, ये 30 साल से एज अधिक नहीं होनी चाहिए, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का है ये। नेक्स्ट है सब इंस्पेक्टर, ये भी सीबीआई का है, जो आप सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, सीबीआई के लिए है। सब इंस्पेक्टर ग्रुप बी की भर्ती ये भी है, 20 से 30 साल की एज इसमें मांगता है। नेक्स्ट देखते हैं इंस्पेक्टर पोस्ट, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, ग्रुप बी का है, 18 से 30 साल। इंस्पेक्टर ग्रुप बी सीबीएन, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नैकोटिक्स, और इसमें भी 30 साल से अधिक एज नहीं होना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं पे लेवल 6 की, जिसकी सैलरी 35,400 से 1,12,400 तक होगी। ये भी पूरे ग्रुप बी का फॉर्म है। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, डिविजनल अकाउंटेंट, सब इंस्पेक्टर, जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर, इसमें भी एज ये देखिए 30 साल तक मांगा हुआ है, इसमें 32 साल तक मांग लिया है लास्ट वाले में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पे लेवल 5, जिसमें 29,200 से 92,300 तक आपकी सैलरी रहेगी। इसमें क्या है ऑडिटर ऑडिटर ऑडिटर, ये बस डिपार्टमेंट इसमें कुछ चेंज हुए हैं। और ये अकाउंटेंट जनरल, इसमें 18 से 27 साल मांगा हुआ है, इसकी एज ये ग्रुप सी की भर्ती है। नेक्स्ट देखते हैं पे स्केल 4, 22,500 से 81,100 तक, ये पूरी ग्रुप सी की भर्ती है। सीनियर सेक्रेटेरियल असिस्टेंट, अपर डिवीजन क्लर्क, टैक्स असिस्टेंट और सब इंस्पेक्टर 18 से 27 साल, इसमें भी मेज मांगा हुआ है। ये डिपार्टमेंट है किसमें आपको नौकरी करना है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एज आपकी कितनी होनी चाहिए, तो 1/1/2021 को एज मांगा हुआ है। ये मैं आपसे बार बार बात करता हूँ कि किस डेट को एज मांगा हुआ है, ऐसा नहीं कि किसी भी डेट को आप निकाल देते हैं। अक्सर बच्चे फॉर्म भरने जाते हैं कैफ़े में तो यही कहते हैं कि भैया मेरी एज तो हो गई है, आज के डेट से वो लोग देखते हैं, जबकि आज से डेट से नहीं देखना होता है। जो इसमें आपके विज्ञापन में कोई डेट दी रहती है कि इसी डेट से सबको देखना है कि आपको कितनी एज आपकी हो रही है, एज ओवर तो नहीं है, एज अंडर तो नहीं है, इस तरह से हम लोग देखते हैं। तो इसमें एज जैसे लिखा हुआ है कि फॉर द पोस्ट ऑफ विच एज लिमिट 1827 कैंडिडेट मस्ट हैव बॉर्न नॉट अर्लियर देन 2/1/1994 एंड नॉट लेटर देन 1/1/2003। तो ये दिया हुआ है कितने से कितने साल के बीच में आप हैं, तो कितने से कितने साल तक आप होने चाहिए, कब आपकी पैदा होने चाहिए, किसके बाद का पैदा नहीं होना चाहिए और किससे पहले का पैदा नहीं होना चाहिए, वो इसमें लिखा हुआ है। जन्मतिथि आपकी इससे ना तो कम हो ना तो अधिक हो, इसी के बीच में होगा तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। एज तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ किसमें कितना मांग रहा है। अब इसमें को हम लोग देखते हैं एज रिलैक्सेशन की बात करते हैं। तो इसमें SC ST को 5 साल का, OBC को 3 साल का, PWD को 10 साल का, PWD OBC को 13 साल का, PWD SC ST को 15 साल का, एक सर्विसमैन को 3 साल का, डिफेंस पर्सनल डिसेबल्ड इन ऑपरेशन ड्यूरिंग हॉस्पिटलिटीज, इन लोगों को 3 साल का, डिफेंस पर्सनल डिसेबिलिटीज इन ऑपरेशन ड्यूरिंग हॉस्पिटलिटीज, इन लोगों को 8 साल का SC ST वालों को मिलेगा। अब हम लोग बात करते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर या असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के लिए बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट ये होना चाहिए, एसेंशियल है। और डिजायरेबल का मतलब होता है, 2 तरह की क्वालिफिकेशन होती है, एक होता है एसेंशियल, मतलब ये ज़रूरी है, यही आवश्यक है, इसके बिना आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। और डिजायरेबल ये होता है कि अगर आपके पास वो कोर्स है, वो सर्टिफिकेट है, वो डिग्री है, तो आप डिजायरेबल, अगर आपके पास कोई भी डिग्री सर्टिफिकेट है तो वो इसलिए रहता है कि आपको, जिसे हम अधिमानी कहते हैं, मतलब आपको
प्रेफरेंस मिलेगा, आपको वरीयता मिलेगी। मान लीजिए 2 बंदे हैं, एक बंदे के पास केवल ग्रेजुएशन है और एक बंदे के पास ग्रेजुएशन के साथ सीए का भी सर्टिफिकेट है, तो उसकी पहले नियुक्ति होगी। अधिमानी में यही होता है कि आपके पास, वो मांगता तो नहीं है कि ज़रूरी होना चाहिए, एसेंशियल नहीं है, लेकिन अगर वो आपके पास है तो आपका सिलेक्शन पहले होगा। इसलिए अधिमानी भी अगर आपके पास है तो उसको भी आप दिखाइए, लगाइए। आइए हम लोग आगे बात करते हैं। जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर जेएसओ के लिए बैचलर डिग्री इन सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट एट लीस्ट 60% मार्क्स इन मैथमेटिक्स इन 12th क्लास, मतलब 60% 12th क्लास में होना चाहिए, तभी आप JSA के लिए एलिजिबल हैं। और बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विद स्टैटिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट इन डिग्री लेवल, मतलब आपके डिग्री में, मतलब ग्रेजुएशन में आपका स्टैटिक्स होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। स्टैट JSO वाला, या तो 12th में मैथ पढ़ा है वो भी 60% मार्क्स के साथ। तब अब देखते हैं ऑल अदर पोस्ट के लिए। बैचलर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट, द कैंडिडेट अपीयर इन द फाइनल ईयर एग्जामिनेशन of graduation can also apply, however they must possess essential qualification on or before 1/1/2021। ये कहने का मतलब है कि सभी पोस्ट के लिए और सभी पोस्ट के लिए बैचलर डिग्री होना चाहिए क्वालिफिकेशन के लिए, और उसके साथ साथ ये ज़रूरी रहना चाहिए कि अगर आप अपीयरिंग में हैं तो 1/1/2021 तक आपके पास ग्रेजुएशन हो जाना चाहिए। अगर ग्रेजुएशन 1/1/2021 तक नहीं हुआ है तो आप ये फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। मतलब सिंपल सी बात है कि जो लोग एग्ज़ाम दे चुके हैं वही इस फॉर्म को भर पाएंगे 3rd ईयर का, और जो लोग 3rd ईयर में अभी जाने वाले हैं, अभी एग्ज़ाम नहीं दिए हैं, वो लोग इसमें एलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि उनका एग्जामिनेशन जहाँ तक है मई जून में होगा 3rd ईयर का, तो वो नहीं होगा, क्योंकि 1/1/2021 को इसमें मांगा हुआ है कि आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं, जब फॉर्म भरते हैं तो उसमें आपके फ़ोटो और साइन किस तरह का होना चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। देखिए सीधा सीधा बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है कि फोटोग्राफ शुड नॉट बी मोर देन 3 months ओल्ड फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ नोटिस ऑफ द एग्जामिनेशन। मतलब जो 29 तारीख को विज्ञापन आया है CGL 2020 का, जिसका कि एग्जामिनेशन मई जून 2021 में टायर फर्स्ट का एग्ज़ाम होने वाला है, तो इसमें ये मांगा है कि 3 महीने के अंदर के आपके पास फ़ोटो होनी चाहिए वो भी। और आगे देखते हैं, द डेट ऑन विच फोटोग्राफ हैज़ बीन टेकन शुड बी क्लियरली प्रिंटेड ऑन द फोटोग्राफ एप्लीकेशन विदाउट सच डेट प्रिंटेड ऑन द फोटोग्राफ विल बी रिजेक्टेड। सीधा सीधा लिख दिया है कि आपका जो फ़ोटो खिंचाया है, फ़ोटो की डेट आपके फ़ोटो पे लिखी होनी चाहिए, 3 मंथ के अंदर की होनी चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफ़िल नहीं होता है तो योर फॉर्म विल बी रिजेक्टेड। ऐसे इन लोगों ने अंडरलाइन करके लिख दिया है कि एप्लीकेशन विदाउट सच डेट प्रिंटेड ऑन द फोटोग्राफ विल बी रिजेक्टेड। भले ही आपने एक ही दिन पहले फ़ोटो क्यों ना खिंचाया हो, लेकिन अगर उसमें डेट नहीं पड़ा है तो आपका वो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उस पर डेट आना ज़रूरी है कि हाँ भाई हमने ये फ़ोटो खिंचाई है, इसी डेट की है, हम हाल ही की फ़ोटो है, 3 महीने के अंदर की फ़ोटो है, मतलब ये दिसंबर चल रहा है तो 3 महीने पहले की फ़ोटो मांगा हुआ है। 3 महीने पहले मतलब अक्टूबर पूरा, नवंबर पूरा, दिसंबर लास्ट चल ही रहा है, मतलब अक्टूबर से पहले के फ़ोटो नहीं होने चाहिए। अगर पहले की फ़ोटो है तो आपके फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। और फ़ोटो की डेट भी आपके फ़ोटो पे लिखी होनी चाहिए, वही फ़ोटो अपलोड होनी चाहिए। और उसमें जब ये आप फॉर्म भरते हैं या कैफ़े से भरवाते हैं तो आपने देखा होगा कि फ़ोटो के नीचे एक तो अलग से कॉलम बना दिया गया है कि उसमें आपको उस पॉइंट में भरना है कि किस डेट को आपने फ़ोटो खिंचवाया है, वो भी डेट उसमें मेंशन होनी चाहिए। और ये भी ध्यान दीजिए कि जो आपकी फ़ोटो में डेट है वही डेट वहाँ भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि फ़ोटो में कुछ और डेट है, फ़ोटो में 28 है और फॉर्म भरते समय गलती से आपका 18 हो गया तो ये गलत हो जाएगा, फॉर्म आपका रिजेक्ट हो सकता है। इसलिए ध्यान से आप करिए। अगर आपको नहीं समझ में आता है, नहीं आता है फॉर्म भरने, तो कैफ़े में चले जाइए, वहाँ जाके भरवा लीजिए। कोई 50-60 रुपये लेते हैं कैफ़े वाले, आपका फॉर्म भर देते हैं। और अगर
कोई लोग क्या करते हैं कि आजकल मोबाइल से कहते हैं चलो एक ही पार्ट तो भरना है, मोबाइल से भर लिया हो जाता है, लेकिन प्रॉब्लम हो जाती है। मोबाइल से आप भरते हैं, आपको पूरी जानकारी नहीं होती है। मोबाइल से भी अगर आप भरते हैं ठीक है, लेकिन विज्ञापन पढ़ के भरा करिए। और कोई भी फॉर्म भरने से पहले विज्ञापन को एक बार मत पढ़िए, 2 बार मत पढ़िए, कम से कम 3 बार पढ़िए, जिससे कि आपके फॉर्म में कोई गलती ना हो जाए। नहीं तो अपने से 3-5 करेंगे ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर आपका 1 साल नुकसान हो जाएगा। इसलिए आप लोग विज्ञापन पढ़ के या कोई आपके सीनियर हो या किसी कैफ़े से जाके संपर्क करके पूछ लीजिए। भले ही कैफ़े मत फॉर्म भरवाइए, लेकिन पूछ लीजिए। कोई कैफ़े वाला, हमें नहीं लगता है कि फॉर्म इस तरह का जो डिटेल है बताने के लिए पैसा लेता होगा। अगर लेता भी है तो फॉर्म रिजेक्ट होने से तो बढ़िया है कि जो भी 5-10 रुपये मांगता है कैफ़े वाला उसको दे दिया जाए, या तो 50 रुपये 70 रुपये जो भी कैफ़े वाले लेते हैं वो दे के फॉर्म भरवा दिया जाए। आपका 1 साल बर्बाद ना होने पाए, इस वजह से ये है। और आपको पता होगा कि अभी CHSL का फॉर्म भरा जा रहा था, SSC 10+2 लेवल का। उसमें क्या प्रॉब्लम थी कि उसकी डेट 15 दिसंबर को लास्ट डेट थी, लेकिन लोगों ने क्या किया कि लास्ट डेट में इतना फॉर्म भरना शुरू किया, पहले फॉर्म नहीं भरा, जबकि ये नवंबर से फॉर्म चल रहा है। हमें लगता है कि 8 नवंबर को ये फॉर्म आ गया था, तो पूरा नवंबर चला, 8 नवंबर से 8 दिसंबर तक मान लीजिए सही चली है साइट। उसके बाद ये साइट सही नहीं चल रही है, क्योंकि लोग तो पहले सोचते हैं कि भैया चलो बाद में भरा जाएगा, अभी तो फॉर्म आया है, अभी तो आया है, बाद में भरा जाएगा। और बाद में ऐसा हालत हो जाती है कि साइट नहीं चलती है। आप लोगों में से बहुत ऐसे लोग हैं जिनका SSC 10+2 वाले का फॉर्म पूरा नहीं हुआ है या भरने में बहुत टाइम लगता है। वैसे SSC का फॉर्म भरने में, वैसे भी कोई फॉर्म भरने में मानते हैं कि 10 मिनट टाइम लगता है, लेकिन अगर आप लास्ट डेट में भरते हैं, साइट नहीं चलती है, तो हो सके 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे भी लग जाती है। बहुत लोगों का तो ऐसा हुआ है कि फॉर्म भर दिया गया है लेकिन पेमेंट ना हो पाई है। बहुत लोगों का ऐसा हो गया कि 2 बार पेमेंट कट गई है। बहुत लोगों का ऐसा हुआ कि पेमेंट भी हो गया और वेरीफाई भी नहीं हुआ। बहुत लोगों का ऐसा हुआ कि 2 बार पेमेंट भी कट गया, वेरीफाई भी नहीं हुआ। तो इस तरह कई प्रॉब्लम हो सकती है, कई प्रॉब्लम आती है। तो आप इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फॉर्म को जितना जल्दी हो सके आप भर लीजिए, जिससे कि लास्ट डेट में आपको वेट ना करना पड़े और डेट ना बढ़ानी पड़े। जैसे कि 10+2 वाले SSC का क्या हुआ, 15 तक डेट थी, साइट नहीं चल रही, SSC वालों ने बढ़ा के उसको 19 तक कर दिया। ठीक है, 4 दिन की लेट पड़ी, लेकिन फिर साइट सही नहीं चल रही थी क्योंकि लोड तो उतना था ही। अब क्या करें ये लोग, फिर SSC वालों को दोबारा डेट बढ़ाना पड़ा। मतलब 2 बार 3 बार क्यों डेट बढ़वाया जाता है? हमारी आपकी वजह से, गलती से ही तो। हम लोग पहले फॉर्म भर लें तो भीड़ ना हो, रश ना हो। लास्ट डेट में हम लोग जाते हैं फॉर्म भराने और साइट सही नहीं चलती है, फिर हम लोग कहते हैं कि अरे SSC की साइटें नहीं चल रही है। गलती अपनी नहीं देते हैं, गलती हम लोग SSC की देखते हैं कि भैया वो लोग साइटें नहीं चलाते हैं, कैसी साइट बनाते हैं, कितनी गंदी साइट बनाते हैं, घटिया साइट बनाते हैं कि साइटें नहीं चलती है। जबकि गलती हम लोगों की है कि हम लोग पहले से नहीं जाते। हाँ, अगर पहले दिन से प्रॉब्लम है तब तो आप कह सकते हो, लेकिन आप लास्ट डेट में जाते हो जब 2 दिन 4 दिन रहता है, 1 हफ्ते रहता है, तब जाते हो कि भैया मेरा फॉर्म भर दो, साइट नहीं चलती है। तो फिर इसमें तो आप ही की जिम्मेदारी है, एजेंट की ही गलती कही जाएगी। अब आइए हम लोग देखते हैं कि जो फ़ोटो है उसकी हाइट और विड्थ कितना होना चाहिए। 3.5 × 4.5 होनी चाहिए। अब देखते हैं फ़ीस के बारे में बात करते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस कितनी होनी चाहिए, कितनी है? तो जो जनरल और OBC के लिए है और EWS के लिए वो 100 रुपीज़ है, और SC ST PH के लिए और एक सर्विसमैन के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई इसका चार्ज नहीं लगता है, 0 फीस है। बाकी सबकी 100 रुपये फ़ीस है। और इसको ऑनलाइन के थ्रू आप कर सकते हैं, भीम UPI से भी कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, इससे भी कर सकते हैं। और ये जो डेट हम आपको पहले बता चुके हैं कि लास्ट डेट 2 तारीख को है। और फिर अगर नहीं आपसे चालान हो पाता है तो आप फिर ऑफलाइन चालान निकालते हैं, फिर बैंक जाते हैं, बहुत तामझाम रहता है। उससे बढ़िया है कि आप पहले फॉर्म भर लीजिए, जिससे कोई प्रॉब्लम ना हो सके। आइए हम लोग आगे देखते हैं। स्कीम ऑफ टायर फर्स्ट एंड टायर सेकंड एग्जामिनेशन क्या क्या रहेगा। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 25 क्वेश्चन, 50 मार्क है। 1 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा और 25 क्वेश्चन मतलब 100 क्वेश्चन रहेंगे और 200 मार्क्स के रहेंगे। जनरल अवेयरनेस, एप्टीट्यूड, इंग्लिश और रीजनिंग इंटेलिजेंस, जनरल इंटेलिजेंस ये आएगा। पेपर सेकंड के लिए क्वांटिटेटिव एबिलिटी, इंग्लिश लैंग्वेज, स्टैटिक्स और जनरल स्टडीज़, ये इसमें 200 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन, 200 मार्क्स के होंगे। ये 2 घंटे रहेगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि टायर फर्स्ट एंड टायर सेकंड विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। द
Questions will be set both in English and Hindi except for English comprehension entire first entire second। मतलब ये है कि आपका जो पेपर रहेगा वो बाईलैंग्वेज रहेगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेगा। इंग्लिश को छोड़ के भाई इंग्लिश थोड़ी हिंदी में रहेगा, तो ये बाईलैंग्वेज रहेगा, आपको ये ध्यान में देना होगा। और नेगेटिव मार्किंग है कितने की, तो नेगेटिव मार्किंग है 0.50 की। बहुत बड़ी बात है, आधा मार्क्स की मार्किंग है, मतलब सॉरी 0.50 ऑफ, मतलब आधा नंबर, हाँ आधा नंबर आपका कटेगा, ये आपको देखना होगा। टायर सेकेंड, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 2.5 फॉर ईच रॉन्ग आंसर इन पेपर सेकेंड and 0.50 marks for each wrong answer in paper first, paper second and paper fourth। Entire second, paper first and paper second will are compulsory for all candidates। तो ये कुछ उसके बारे में बात हो रही थी। अब देखते हैं स्कीम ऑफ टायर थर्ड एग्जामिनेशन। मोड ऑफ एग्जामिनेशन पेन एंड पेपर पे होगा। डिस्क्रिप्टिव पेपर इन इंग्लिश और हिंदी 100 मार्क्स के होंगे, 1 घंटे का ये टाइम होगा। इसमें आपको राइटिंग ऑफ एसे, प्रिसाइज लेटर, एप्लीकेशन एक्सेट्रा आपको लिखवाए जाएंगे। और जो है पेपर फोर्थ होगा, स्किल टेस्ट होगा। इन द टायर फोर्थ, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, CPT एंड डेटा एंट्री स्पीड DEST विल बी कंडक्टेड। अब हम लोग देखते हैं कि फॉर्म को आप कैसे भरेंगे, रजिस्ट्रेशन आपको कैसे करना है, इसके बारे में जानना है। सबसे पहले जो इसकी वेबसाइट है ssc.nic.in, इस पे जाएंगे। जैसे इस पे जाएंगे, राइट साइड में आपको रजिस्ट्रेशन दिखता है, वहाँ पे आप क्लिक कर लेंगे। जैसे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, आपको ये वाला पार्ट खुल जाएगा। इसमें सबसे पहले दिया हुआ है कि आपके पास आधार कार्ड है कि नहीं। तो आजकल हमें नहीं लगता किसी के पास आधार कार्ड नहीं है। जो बच्चे फॉर्म भरते हैं सबके पास आधार कार्ड होता है। अगर नहीं है तो आप नो करिए और यहाँ पे आईडी प्रूफ भर दीजिए जो आपके पास है। अगर है तो यस कराइए, आधार नंबर 2 बार डालिए और उसके बाद आधार नंबर हो गया। उसके बाद नाम डालना है 2 बार। 2 बार का मतलब ये है कि एक बार नेम होगा, एक बार वेरीफाई नेम होगा। मतलब वेरीफाई नेम का मतलब है कि आपसे कोई गलती ना हो जाए, इसलिए 2 बार वो इंटर कराता है जिससे कोई गलती ना हो जाए। भाई मान लीजिए एक बार में आपने टाइप किया, हो सके आपसे गलती से कुछ और बटन दब गई हो और गलत हो गया हो, तो इसीलिए 2 बार टाइप कराता है। अगर 2 बार में कोई भी एक गलती रहता है तो उसको ये फॉर्म आगे नहीं बढ़ता है, वो बताता है कि आपको मैच नहीं कर रहा है। तो आपको पहले अपना नाम भरना है 2 बार, फिर फादर नेम 2 बार भरना है, मदर नेम 2 बार भरना है, मोबाइल नंबर 2 बार भरना है, सॉरी मदर नेम 2 बार भरना है, डेट ऑफ बर्थ 2 बार भरना है। फिर आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन मतलब 10th की डिटेल इसमें पड़ेगी रजिस्ट्रेशन के लिए। भले आप ग्रेजुएशन लेवल का फॉर्म क्यों ना भर रहे हो, लेकिन आपका जो रजिस्ट्रेशन होता है वो 10th से होता है। और जिनका रजिस्ट्रेशन पहले से हो चुका रहता है उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। उसके लिए मैं आगे बताऊंगा आपको कहाँ से आपको जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ उनको कहाँ से अप्लाई करना है। ये रजिस्ट्रेशन वालों के लिए जिनका न्यू रजिस्ट्रेशन है, फ्रेश रजिस्ट्रेशन है। इसमें आप बोर्ड भर देंगे, CBSE बोर्ड है, UP बोर्ड है, MP बोर्ड है, जो भी है। और 10th का यहाँ पे रोल नंबर भर देंगे, कब पास हुए हैं ये भर देंगे। सब 2 बार भरना है, इसलिए कोई गलती ना हो जाए। मेल है कि फीमेल है वो भरना है। लेवल ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मतलब ये कि आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है। आप चाहें तो ग्रेजुएशन भर सकते हैं, चाहें तो आप PG भर सकते हैं, लेकिन हाँ ग्रेजुएशन लेवल का ये फॉर्म है। अगर आप इंटर भर देंगे तो ये तो गलत है ना भैया। आप ग्रेजुएशन लेवल का फॉर्म कैसे भर रहे हो जब आप ग्रेजुएशन लेवल का फॉर्म भर रहे हो और आप यहाँ पहले आप इंटर डाल दिए तो ये गलत है। जब आप ग्रेजुएशन लेवल का फॉर्म भर रहे हो तो ग्रेजुएशन ही भरना चाहिए आपको। उसके बाद मोबाइल नंबर भर देना है, email ID भर देना है। जैसे इसको भर के आप सेव करेंगे तो आप ये सबमिट करेंगे तो ये ओके हो जाएगा और आपके मोबाइल पर email ID पर इसका रजिस्ट्रेशन नंबर और 4 अंक का पासवर्ड जाएगा। उसके बाद आपको लॉगिन करना है फिर से वही रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डाल के। और जैसे लॉगिन करेंगे तुरंत आपसे कहेगा पासवर्ड चेंज करने के लिए, तो ऊपर एक बार आपको वही 4 अंकों का जो पासवर्ड आपके मोबाइल email ID पे है वो डालना है। उसके बाद आपको नीचे 2 बार नया पासवर्ड डालना है। पासवर्ड कैसे बनाना है, जैसे मान लीजिए आपका नाम अमित है तो A कैपिटल में डालिए, उसके बाद MIT अमित हो गया, A कैपिटल में, MIT स्मॉल में, @12320203020 कुछ भी कोई अंक डाल सकते हैं। इस फॉर्मेट में बनेगा कि एक लेटर कैपिटल होगा, बाकी स्मॉल होंगे, एक
@ लगा दीजिए, डॉट लगा दीजिए, हैश लगा दीजिए और उसके बाद कोई अल्फ़ा न्यूमेरिक कोई नंबर डाल दीजिए। इस तरह से रहेगा, अल्फ़ा न्यूमेरिक विथ स्पेशल कैरेक्टर पासवर्ड रहेगा, एक लोअर और अपर केस, ये पूरे ज़रूरी है, तभी आपका सही होगा। जैसे मान लीजिए आपने कहा अमित नाम है, तो कैसे लिखना है, AMIT @2020, ये आपने पासवर्ड बना दिया, ये एकदम वैलिड है, ये चलेगा आपका पासवर्ड। इस पासवर्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं से कोई ऐसा नहीं कि नहीं लेगा। किसी और फॉर्मेट में डालेंगे तो हो सके नहीं लेगा, लेकिन इस फॉर्मेट में डालेंगे आप पासवर्ड तो एक के बार में ले लेगा। तो पहले आपने पासवर्ड चेंज करने के लिए क्या किया, ऊपर 4 अंकों का जो पासवर्ड है वो केवल 4 अंक का नंबर रहेगा, जैसे मान लीजिए 5392, ऐसे 4 अंक का नंबर रहेगा, उसको ऊपर और हम डाल देंगे। और 2 बार ये नया पासवर्ड जो हमने बताया अमित @2020, इस तरह कोई पासवर्ड बना के आप 2 बार इंटर करके सबमिट कर देंगे, पासवर्ड आपका चेंज हो जाएगा। फिर से आप लॉगिन वाले पेज पर जाएंगे, वही ssc.nic.in पर, वहाँ से लॉगिन करेंगे। जैसे लॉगिन करेंगे आपका ये वाला पार्ट खुल जाएगा। इसमें सबसे पहले क्या है, कैटेगरी दिया हुआ है, जनरल है, OBC है, SC ST EWS है, उसको लगाना है। उसके बाद अगर आपका उसके बाद नेशनलिटी आपको इंडियन करना है। उसके बाद आपको आइडेंटिफिकेशन मार्क्स बताना है, मतलब कहीं आपके शरीर में कटा है, कहीं तिल है, कहीं जले का निशान है, या कुछ बहुत बड़ा कटा हुआ है, उसका निशान आपको यहाँ पे देना है। ये आइडेंटिफिकेशन है कि बाद में कभी आप फर्जी ना करो तो आप पकड़े जाओ अगर फर्जी करो तो। उसके बाद अगर आप दिव्यांग कोटा में आते हैं, डिसेबिलिटी में आते हैं, तो यहाँ यस करिए और उसके बाद अपना डिसेबिलिटी बताइए क्या है, OH है, VH है, PH है। जो लोग विकलांग कोटा में आते हैं उनको ये पता होगा, जो लोग दिव्यांग कोटा में आते हैं उनको ये सब चीज़ पता होगा, और बाकी जो नहीं आते उनको कोई भरना ही नहीं है। नेक्स्ट यहाँ अगर दिव्यांग कोटा में है तो सर्टिफिकेट नंबर भी भरना है। अब हम लोग देखते हैं आगे क्या है, एड्रेस भरना है आपको। यहाँ पे पूरा एड्रेस है, एड्रेस में क्या भरना है आपको, पहले यहाँ भर दीजिए हाउस नंबर, मकान नंबर, उसके बाद स्टेट भरना है, सिटी भरना है, और पिन कोड भरना है। यहाँ पे क्लिक कर देंगे यस नो कि सेम है कि नहीं है, तो सेम है तो यस कर देंगे, एड्रेस लगा लोकल परमानेंट, फिर आगे बढ़ जाएंगे। जैसे ही आपको नेक्स्ट करेंगे ये वाला पेज खुल के आएगा। ये डिक्लेरेशन है कि जो भी मैं कह रहा हूँ सब कुछ सही है, कहीं कुछ गलत नहीं है, मैं पूरे फॉर्म को बढ़िया से पढ़ा है, देखा है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, और फॉर्म को कोई गलती होती है तो मेरी जिम्मेदारी होगी। तो आप इसीलिए कोई भी फॉर्म भरिए या भराने चाहिए तो ध्यान से देखिए। अक्सर ऐसा होता है कैफ़े वाले फॉर्म भरते हैं और बच्चे जब देखते हैं, चेक कराते हैं कैफ़े वाले, तो बच्चे कहते हैं हाँ सही है, और बाद में कहीं ना कहीं गलती हो जाता है क्योंकि वो लोग ध्यान से चेक नहीं करते हैं। भाई अब आपका फादर नेम मदर नेम की स्पेलिंग हम थोड़ी जानते हैं, कैफ़े वाले थोड़ी जानते हैं। आप खुद अपने से मिलाइए कि आपका मदर नेम क्या है, फादर नेम क्या है, एड्रेस क्या है, एड्रेस में जो स्पेलिंग है वो क्या है, मकान नंबर क्या है, ज़िला क्या है, ये तो आपको ही पता होगा ना। आपने बताया ठीक है, लेकिन आपको ज़्यादा पता होगा क्योंकि आपने जब से आपको होश हुआ तब से आप अपने नाम, पिता का नाम, मदर नेम, ये सब चीज़ जानते रहते हैं, एड्रेस जानते रहते हैं। तो आप लोग ध्यान से ये सब देखिए। उसके बाद आपको यहाँ फाइनल सबमिट कर देना है। जैसे ही फाइनल सबमिट कर देंगे तब आपका होम पेज आ जाएगा, उस पेज से जा कर के आपको अप्लाई करना है। जैसे अप्लाई पे क्लिक करेंगे ये वाला पार्ट खुल जाएगा, ये पहले से आपका भरा हुआ है, ये आपने पहले ही पार्ट में आप रजिस्ट्रेशन में भर दिया है। नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, ये सब आप पहले भर दिए हुए हैं। आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, 10th का रोल नंबर। आपको कहाँ से भरना है, अब आपको यहाँ से भरना है 15 नंबर से। प्रेफरेंस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर, कहाँ पे आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं, 3 प्रेफरेंस भरना होता है, 1 2 3। तो पहला आप भर देंगे, मान लीजिए आपको प्रयागराज लेना है, पहला प्रयागराज, दूसरा कानपुर, और तीसरे में गोरखपुर, आगरा, जो भी चाहते हैं वो आप भर देते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट वाले में है सर्विसमैन है तो यस करिए, नहीं तो नो करिए, बाकी मैक्सिमम लोग सर्विसमैन होते नहीं हैं। और इसके आगे ESM एक सर्विसमैन, तो ऐसा कुछ है नहीं, कोई डेट ज्वाइन डेट नहीं है आपको देना, ये सब कुछ नहीं देना है, ये आपको कुछ नहीं देना है। अगर आपके पास कोई कैटेगरी नहीं है, स्पेशल कैटेगरी नहीं है, तो आपको ये सब नहीं देना है। विकलांग कोटे में नहीं आते हैं तो इसमें से कुछ नहीं भरना है आपको, ये सब नो करके आगे बढ़ जाइए। अब यहाँ से आपको करना है कि पोस्ट ऑफ जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर के लिए आप अप्लाई करना है कि नहीं, और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में पोस्ट ऑफ जूनियर इसके लिए करना है कि नहीं, क्वालिफिकेशन है कि नहीं।
जैसे हमने बताया कि जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर के लिए 12th में मैथ होना ज़रूरी है या ग्रेजुएशन में स्टैटिक डिग्री होना ज़रूरी है। अगर ये है तभी इस फॉर्म को आप भर पाएंगे, नहीं तो इसको नहीं भर पाएंगे। तो यस करना है कि नो करना है अपने क्वालिफिकेशन के अनुसार इसको भरिए या कैफ़े वालों को बताइए। इसलिए हम कहते हैं कि विज्ञापन पढ़ के जाइए। अगर अभी आप फॉर्म भरना चाहते हैं, कैफ़े वाले आपसे पूछता है कि JSO के लिए भरना है कि नहीं भरना है, तो कहो JSO क्या है, पता ही नहीं है। जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर के लिए फॉर्म आपका अप्लाई करना है, यस कि नो करना है। कैफे वाले पूछता है आपसे, आप कहते हैं भाई हमको नहीं पता ये क्या है, तो बताता है क्वालिफिकेशन है इसके बारे में, तो आप कहते हैं हमको पता ही नहीं है, क्वालिफिकेशन पहले बताओ। तो ये गलत है, आपको इसके बात का पता होना चाहिए। और हम आपको पहले बता चुके हैं इसमें कि ग्रेजुएशन में स्टैटिक्स या 12th में मैथ 60% से होना चाहिए, तभी आप इसको भर पाएंगे। बाकी विज्ञापन में पढ़िए, पूरी जानकारी आपको मिलेगी। यहाँ पे एज में छूट चाहिए कि नहीं, जैसे हमने आपको पहले ही बता दिया कि एज में छूट कितनी चाहिए, कितनी कितनी होती है, किसके लिए, वो एलिजिबल आप हैं कि नहीं, वो यहाँ से देख सकते हैं। नहीं तो अंडर एज, ओवर एज आपको दिखाता है जिस तरह के आप रहते हैं। यहाँ पे हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आप डाल सकते हैं। मान लीजिए आपने MA किया है तो MA डाल सकते हैं, MSc किया तो MSc डाल सकते हैं, MBA किया तो MBA डाल सकते हैं, जो आपने किया वो यहाँ पे डाल सकते हैं। अब ये है क्वालिफिकेशन, यहाँ पे आपको ग्रेजुएशन ही पड़ेगा चाहे आप कुछ भी किए होंगे, क्योंकि ये जो CGL का पेपर है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल नाम ही है, उसमें ग्रेजुएशन की डिटेल इसमें पड़ती है, तो यहाँ ग्रेजुएशन करना ज़रूरी है। उसके बाद आपसे पूछेगा ग्रेजुएशन पास है, हाँ कि नहीं, हाँ। अपीयरिंग भी होंगे तो 1/1/2021 तक आपके पास हो जाना चाहिए, नहीं तो आप एलिजिबल नहीं हैं। पूछे कब पास हुए हैं ग्रेजुएशन, आपने कहा 2015, 18, 20 जब भी पास हुए हैं। उसने पूछा कौन से स्टेट से पढ़ा है, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, भोपाल, जहाँ से पढ़े होंगे, सॉरी भोपाल मतलब मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या दिल्ली, बिहार, मध्य प्रदेश, जहाँ से आप पढ़े होंगे वो यहाँ से आप लगा देंगे। उसके बाद पूछेगा कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़े हो भाई, तो आप यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नाम डाल देंगे। यहाँ पे सब आता है, बस आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद रोल नंबर आपको ग्रेजुएशन का डालना है, यहाँ पे ग्रेजुएशन का रोल नंबर डालना है, ग्रेजुएशन का परसेंटेज डालना है, और ग्रेजुएशन का अगर CGPA है तो डाल, नहीं तो इसको छोड़ दीजिए, केवल परसेंटेज डाल दीजिए, हो जाएगा। उसके बाद इसको यस या नो करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे आपका एड्रेस पहले से दिखाता है, आपका जो एड्रेस पीछे आपने भरा है रजिस्ट्रेशन करते वक्त वो यहाँ पे दिखाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका मतलब मान लीजिए पहले का रजिस्ट्रेशन है, कहीं कोई गलती है, तो जैसे ही आप लॉगिन करते हैं ऊपर मॉडिफाई एप्लीकेशन का ऑप्शन रहता है, वहाँ से जाके अपना एप्लीकेशन मॉडिफाई कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी कंडीशन है कि आप कोई भी फॉर्म भरने से पहले 2 बार ही मॉडिफाई कर सकते हैं। और क्या कंडीशन है कि जब अगर फॉर्म को आप अप्लाई कर देते हैं तब कोई करेक्शन नहीं होता, इसलिए आप फॉर्म भरने से पहले, अप्लाई करने से पहले अपनी डिटेल एक बार चेक कर लीजिएगा सब सही है कि नहीं है। अब यहाँ पे फ़ोटोग्राफ एंड सिग्नेचर आप यहाँ भर देंगे, देखिए पूरा लिखा हुआ है फ़ोटोग्राफ सिग्नेचर अप्लाई करने के लिए कि JPG होना चाहिए, 20 से 50 के भी फ़ोटो होने चाहिए, सिग्नेचर 10 से 20 के भी होनी चाहिए, और JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। और किस तरह का, जैसे हमने बताया फ़ोटो कैसे होनी चाहिए, 3 महीने के अंदर की होनी चाहिए, और डेट उस पर लिखी होनी चाहिए। जी हाँ बिल्कुल, फ़ोटो खिंचाने की डेट लिखनी चाहिए, जिसको हम DOP कहते हैं, डेट ऑफ फ़ोटो, वो उस पर होनी चाहिए। जैसे आपने डेट डाल दिया 10/12/2020, ऐसे उस पर लिखा होना चाहिए। और उसके बाद यहाँ सिग्नेचर भी लगाना है। सिग्नेचर जैसा कि अब तक ऐसे ही होता है कि एक पेपर लीजिए, प्लेन पेपर, लाइनिंग वाला ना रहे, उस पर आप साइन करिए, ब्लैक पेन से करिए, उसको अपलोड कर दीजिए। ये सिग्नेचर का नियम होता है। बाकी आप हर विज्ञापन में जितने भी फॉर्म आते हैं उसके विज्ञापन में अलग अलग रहता है, तो आप वहाँ से आप देख के वेरीफाई कर सकते हैं किस तरह से क्या मांगा हुआ है। और फ़ोटो पे जो कंडीशन होती है कि पहले तो ये हो कि नाम होना चाहिए, दूसरा ये है कि सेल्फी वाली फ़ोटो नहीं होनी चाहिए, तीसरा कंडीशन ये है कि आपके दोनों कान दिखने चाहिए, चौथा कंडीशन ये है कि बड़ा चश्मा, बड़ा गॉगल लगा के आप नहीं फ़ोटो खिंचा सकते हैं, पाँचवा कंडीशन ये है कि आप टोपी लगा के फ़ोटो नहीं खिंचा सकते हैं। ये 4-5 कंडीशन है, इन सबको आप फॉलो करिए जिससे कि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना होने पाए। जैसे आप यहाँ पे ब्राउज करेंगे, चूज करके जहाँ भी आपने फ़ोटो रखा हुआ है वहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे, आपकी फ़ोटो यहाँ दिखने लगेगी, फ़ोटो और सिग्नेचर यहाँ दिखेगा। उसके बाद ये जो मैं बताया कि यहाँ पे डेट आपने लिखा है जो भी, मान लीजिए 20/12/2020, वो यहाँ पे आपको लिखना है कि 20/12/2020 को हमने फॉर्म भरा है, वही है ये 20/12/2020 वाला। ध्यान दीजिए कहीं गलत ना हो जाए, ऐसा नहीं कि ऊपर आपने कुछ और डेट डाल दिया, नीचे कुछ और डेट डाल दिया तो गलत हो जाएगा।
उसको, और ये नीचे यस करेंगे तभी आगे बढ़ेगा, यस नहीं करेंगे तो आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि ये यही है कि मैं ये घोषणा करता हूँ कि मैं जो ऊपर दिया हुआ है फ़ोटो का फॉर्मेट उस तरह का है, जैसे मैंने बताया फ़ोटो में किस तरह का फॉर्मेट मांगा है उस तरह ही मेरी फ़ोटो है। अगर इस तरह की फ़ोटो नहीं है तो मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यही इसके कहने का मतलब है। और ये करने के बाद यहाँ पे आपने आई एग्री कर दिया और ये कैप्चा भर के आपको प्रीव्यू करना है। कैप्चा भर दिया, प्रीव्यू करना है। और देखिए मान लीजिए प्रीव्यू नहीं हो रहा है, सब कुछ आपने भर दिया नहीं हो रहा है, इसका मतलब कहीं ऊपर कुछ छूटा हुआ है, रेड में यस नो कुछ करने के लिए छूटा हुआ है, या कहीं कुछ प्रॉब्लम है तभी आगे नहीं बढ़ रहा है, तो उसको आप फिर से ऊपर से देख लेंगे। रेड में क्या क्या बताता है कि हाँ भाई ये प्रॉब्लम है। ये फ़ोटो सिग्नेचर को तो हमने बता ही दिया। और ये फॉर्म कभी एसएससी का भेजना नहीं होता है कहीं भी, इस बात को आप ध्यान रखिए। और इसके बाद फॉर्म भर जाएगा, फिर आपको पेमेंट कर देना है, हो जाएगा। तो ये जो वीडियो आप लोगों को मिलते हैं हमारे अलोका एजुकेशन के ऑनलाइन चैनल के माध्यम से मिलते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आते हैं, अच्छा लगता है ये, तो अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर करिए और उनको भी कहिए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि उन लोगों की भी इस तरह की नोटिफिकेशन और इस तरह की वीडियो शीघ्र अतिशीघ्र मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर ऑनलाइन चैनल अलोका एजुकेशन।